जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में पृथ्वी का परिक्रमण या पृथ्वी की जो कलाएं हैं उसको पढ़ चुके थे। ठीक, हम वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। जो हमारी क्लास है बिल्कुल बेसिक है। अभी तक हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान पूरा पढ़ चुके हैं। जिस जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं या जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने उनका पूरा एनालिसिस किया है। जो कॉन्सेप्ट रहता है उसका भी एनालिसिस किया है। बाकी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं एक पूरा उम्मीद करता हूँ। मैंने अपने तरफ से पूरा पढ़ाने का कोशिश किया है। इसके बाद फिर हम इस नए वीडियो से अब यहाँ से हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। अब यहाँ से पृथ्वी का विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। जो इसे देखिए, अब यहाँ से हम करेंगे स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इसके बाद फिर से पर्यावरण, भारत का भूगोल। अब भारत का भूगोल में ऐसा भी होता है कि अब उसमें भारत का स्थलमंडल के बारे में, इसके बाद फिर से यहाँ की मतलब कि जो भी जलमंडल, यहाँ मानसून वगैरह वगैरह, फिर वो भारत के पर्यावरण के बारे में पूरा का अध्ययन भी हम इसी फिर दोहराते हैं। तो इसको बोलते हैं विश्व का भूगोल। इनको भारत का भूगोल बोलते हैं। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हम पिछली वीडियो में जहाँ से पढ़े थे, बिल्कुल हम वहीं से शुरुआत करेंगे। अब देखिए, पहली जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए क्या है कि हम कोई भी अपना पेज जिस पे हम लिख रहे हैं उसको हम ऊपर वाले को नॉर्थ मानेंगे, नीचे साउथ मानेंगे, अपने राइट साइड यानी कि दायां हाथ में ईस्ट मानेंगे, अब बायां हाथ को वेस्ट मानेंगे। इसको हिंदी में लिखेंगे उत्तर, इसको दक्षिण, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम। इसका जानकारी होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा मिटा देना चाहूँगा, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये रही पृथ्वी, ये पृथ्वी है। इसके दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब ऐसे पृथ्वी है, इसका ऊपर वाले को नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। या इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ पोल और दक्षिणी वाले को बोलेंगे साउथ पोल। अब इसके बाद से हम लोग, अब देखिए, अब जैसे पृथ्वी क्या है कि अब यहाँ पे ऐसे हम दिखा दिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, लेकिन पृथ्वी का थोड़ा सा अपने अक्ष में झुकाव है। अब झुकाव कहाँ से है? तो क्या है कि ये तो सामान्य सी बात हुई कि हम अपने हिसाब से या अपने पेज पे नॉर्थ पोल साउथ पोल को दर्शा लिए, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष से इतनी झुकाव में है, झुकी हुई है। अब इसका एग्जैक्ट नॉर्थ पोल यहाँ पे है, एग्जैक्ट साउथ पोल यहाँ पे है। नॉर्थ पी साउथ पी यानी कि साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो अपने अक्ष से अब इतना झुकाव होने के कारण यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है 23.5 डिग्री का। कितना का? 23.5 डिग्री का। इसको बोलते हैं कि अपने कक्ष से
इतनी झुकी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे जो अब तल तो मानेंगे, उसका आधार मानेंगे ना, तो अब जब आधार मानते हैं तो हम यहाँ से आधार मान लेते हैं। तो जब आधार मानते हैं या तल मानते हैं तो तल से ये वाला जो कोण होता है, ये वाला, ये बनाती है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो ये अपने तल से कितना झुकाव है, तो 66.5 डिग्री। इस बात को आप समझते रहिए। इसी के कारण हमारे मतलब कि पृथ्वी का दिन रात का छोटा बड़ा होना या मौसम परिवर्तन, ये सब जो घटनाएं होती हैं ये इसी के कारण होती है, झुकाव के कारण ही होती है। अगर झुकाव नहीं होता तो बिल्कुल दिन रात भी बराबर होते, 12 घंटे की रात होती, 12 घंटे के दिन होते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से मौसम परिवर्तन भी देखने को नहीं मिलता, ना ही दिन रात का छोटा होना बड़ा देखने को मिलता। तो ये रहा यहाँ का। अब देखिए, अब जो यहाँ पे दे रखा है, तो अब इस वाले पेज पे आ जाइए यहाँ पे। तो जो ये यहाँ से लाइन बना रहा है ना, इसी को हम प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। प्रदीप्ति वृत्त मतलब यहीं से क्लियर होता है कि इधर रात है, इधर दिन है, या इधर रात है, इधर दिन है। इसी रेखा से उसी को प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। इसके बाद क्या है कि अब यहीं से फिर एक ये वाली रेखा है, इसको बोलते हैं हम विषुवतीय वृत्त। विषुवतीय वृत्त से अब ऊपर का उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ये गोलार्ध की के लिए भी है। ऊपर को नॉर्थ पोल बोलते हैं, नहीं गोलार्ध बोलेंगे ना, पोल नहीं। उत्तरी गोलार्ध, और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब ये है कि दक्षिणी का मतलब कि दिशा को बता दिया कि हाँ ये दक्षिण में है। और गोलार्ध का मतलब होता है कि गोले का एक आधा भाग। गोला, अब देखिए गोलार्ध को आप तोड़ेंगे दो भागों में तो निकलेगा कि गोला प्लस आधा, आधा या अर्ध भाग, उसी को बोलते हैं, तो गोलार्ध हुआ। अब तो ये तो हो गया आपकी बेसिक जानकारी। मेरे को उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी वीडियो मतलब कि थोड़ा सा वो ऐसा है कि हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी विजुअलिटी या रेजुलेशन कम हो जाता है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, तो आप अपनी विजुअलिटी बढ़ा लीजिएगा। 360 पे देख रहे हो तो 480 पे देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि वीडियो में तो अपलोड करता हूँ अच्छे से, लेकिन उसकी विजुअलिटी कम हो जाती है या तो धुंधला दिखाई देता है, तो इसी कारण बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद आ जाते हैं अगले इस स्लाइड पे। देखिए, अब हम जैसे कि ये देखिए, ये पृथ्वी है, गोलाकार की पृथ्वी है। पृथ्वी किस आकार की है, तो इसको ज्वाइड बोलते हैं। मैंने शायद आप लोगों को बताया भी होगा कि पृथ्वी ऐसे तो है, लेकिन इस पे ऐसे ऐसे गड्ढे भी हैं, जैसे समुद्र भी है, तो ऐसे ऐसे आकार की है, इसी को हम ज्वाइड बोलते हैं। अब अब क्या है कि जब हम ऊपर से देखते हैं इससे 300 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऊपर से, तो ये हमें बिल्कुल गोल दिखाई देती है अपने वातावरण के कारण, अपने आकार के कारण। लेकिन एग्जैक्ट ऐसे ही है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है, कहीं खाई है, तो इसका आकार ऐसा है। ये बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो अब देखिए, आपको तो मैंने बता दिया कि अब पृथ्वी को दो भाग में बांटेंगे। तो जब दो भाग में बांटेंगे, अब इसको लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसको लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध। मैंने बता ही दिया कि एक गोले का भाग। तो
इसको जो जो ये रेखा कहलाती है, इसको बोलते हैं अक्षांश। तो अक्षांश क्या है? तो अक्षांश क्या है कि विषुवत रेखा से लेके और 90 डिग्री उत्तर तक और 90 डिग्री दक्षिण तक बराबर भागों में कटे हुए या बराबर भागों में बटी हुई रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। जैसे कि देखिए अक्षांश ऐसे है, इसको अक्षांश बोलते हैं। वैसे ही दक्षिण भाग में भी ऐसे रेखा खींची जाती है। क्या ये रेखा पृथ्वी पे खींची हुई है? नहीं, सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? ये काल्पनिक रेखा है। हम अपने मतलब सुविधा अनुसार इसको ग्राफ पे खींच रखे हैं। सिर्फ एक पेज पे खींचा हुआ है, पृथ्वी की ज़मीन पे नहीं खींचा हुआ है। इसका मतलब समझ लीजिए। ये किस लिए? तो हम लोगों को क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान करनी हो, अब अंतर्राष्ट्रीय समय का ज्ञात करना हो, या अंतर्राष्ट्रीय की और भी मतलब जीपीएस, सैटेलाइट वगैरह वगैरह जितने भी सिस्टम हैं इस समय, तो टेलीकम्युनिकेशन इतना बढ़ चुका है कि उसकी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। इस उसी को सुविधा बनाने के लिए हमने ये पृथ्वी पे ऐसे काल्पनिक रूप से खींच रखा है, जिससे हम अपने समय का अध्ययन करते हैं, समय की गणना करते हैं, समय का अध्ययन करते हैं। जो भी इक्विपमेंट है उसका इसके आधार पे ही उसका प्रयोग करते हैं। आजकल इसी के आधार पे जो भी मिसाइल जितने भी बन रही है ना, अब इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन निकालना हो, आप लोगों को मतलब कि कोई भी सिस्टम है उसको इसका मतलब कि उसमें सिस्टम अपडेट किया जाता है, या तब जाके मान लीजिए कि ठीक है, ठीक है, बस ओके। हाँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पता नहीं क्या बोल रहा था। हाँ, तो अब देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। एक भाई मेरे को कुछ बोल रहा था तो मैंने उसके बात को ध्यान देने लगा, इसके लिए सॉरी। तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए जो इसमें पहली, अब हम इस ग्राफ पे आ जाते हैं, इस वाले पे। जो जीरो अंश है, पृथ्वी को काटते हैं तो यहाँ से जीरो अंश है। ये जीरो अक्षांश को जीरो डिग्री बोलते हैं। जीरो डिग्री को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवतीय वृत्त, भूमध्य रेखा, इन नामों से भी जाना जाता है। अब जो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ, जो मैं आपको बताया कि ये वाले यहाँ से जो जीरो डिग्री पे है उसको बता रहा हूँ। इसके ऊपर तक अब जैसे यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 30 45 90 होते हुए यहाँ तक 90 चला जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। अब इतना बड़ा तो है नहीं कि हम बिल्कुल सभी अक्षांशों को इस ग्राफ पे दर्शा सकूं, लेकिन बस बताने का एक वो है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये देखिए अब दोनों पे समझा रहा हूँ। तो इसको विषुवतीय वृत्त बोलते हैं। अब वृत्त ऐसे बोलते हैं ना कि पृथ्वी ऐसे गोलाकार है, तो जो इसकी जो रेखा बनती है ना, पूरे पृथ्वी को ऐसे गोला के आकार में ऐसे चारों तरफ से घेरती है, तो इसीलिए वृत्त बोलते हैं। लेकिन जब पृथ्वी का मैप ऐसे रहता है, किसी पेपर पे रहता है या पेज पे रहता है, तो पता चलता है कि विषुवत रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तब हम इसको रेखा बोल देते हैं। और जब इस आकार का रहे, इस आकार का जब कोई आकृति बनी रहे या मैप बना रहे, तो उसमें हम वृत्त बोलेंगे। फिर और रेखा, इस वाले आकार पे रेखा बोलेंगे। आपको समझ में आया होगा। भूमध्य रेखा का मतलब होता है कि भूमि को के मध्य में जो रेखा है उसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो अब मैं अगला एक नया पेज ले लेता हूँ। अब देखिए जो पृथ्वी है ये रही जीरो डिग्री। जीरो डिग्री को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर क्या होता है कि 23.5 डिग्री है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा।
इसके ऊपर है 66.5 डिग्री। इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा एक समुद्र है। आर्कटिक महासागर जो मिलेगा आप लोगों को, मैं महासागर के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पता चलेगा। उसी के नाम पे इसको आर्कटिक रेखा बोलते हैं। इसके बाद फिर ऐसा आता है कि फिर 90 डिग्री आ जाता है, तो ये 90 डिग्री वाला है। तो जो 90 डिग्री पे है सिर्फ एक बिंदु है, यह कोई रेखा नहीं है, मात्र एक बिंदु है। जो ये अक्षांश है 90 डिग्री का, वो मात्र एक बिंदु है। वैसे ही नीचे 23.5 डिग्री को मकर रेखा, 86.5 डिग्री को, अब देखिए यहाँ पे आर्कटिक था, उसी का उल्टा। अब उल्टा बोलेंगे तो इंग्लिश में सब जैसे कि इसकी जो भी मतलब कि गणना या जो भी साइंटिस्ट या जो भी वैज्ञानिक लगे थे इसके इसके खोज में या इस चीज़ को बनाने में या कॉन्सेप्ट देने में, तो वो सब अंग्रेज थे। तो वो अंग्रेजी का ज़्यादा प्रयोग करते थे, तो इसीलिए इसका आर्कटिक नाम रखा। तो इसी का अब उल्टा एंटी आर्कटिक होगा, तो इसीलिए उसका नाम है अंटार्कटिका। अं अंटार्कटिका कितने डिग्री पे? 66.5 डिग्री पे। आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि आर्कटिक का उल्टा अंटार्कटिका रेखा भी बोलते हैं। अब देखिए, क्या सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 ही रेखाएं हैं? नहीं। ये क्या है कि मैंने बस सुविधा के लिए जो मोस्ट मोस्ट जो रेखाएं हैं उन्हीं को मैंने बता दिया। बाकी यहाँ से देखिए, यहाँ एक रहेगा, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ये पूरे 90 तक ऐसे बना हुआ है। ये सभी के सभी जैसे कि ये देखिए ना, क्या है कि ये वृत्त के रूप में बनती हैं। अब जो रेखा बन रही है ना, वो यहाँ से जैसे कि आप यहाँ तो सामने वाला भाग देख रहे हैं। अब यहाँ पृथ्वी तो गोल है, वैसे ही फिर ये दोबारा आके ऐसे गोल आकार की बन जाती है, इसीलिए इसको वृत्त बोलते हैं। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। ऐसे ही पूरा का पूरा ऐसे वृत्त बनते बनते ऐसा आता है कि जो ये बिल्कुल ध्रुव जो पोल है वहाँ पे जाके सिर्फ एक बिंदु मात्र बन जाती है। ये काल्पनिक रेखा है, तो इसीलिए हम बता देते हैं कि नहीं, एक बिंदु बन जाती है। तो अब इनकी जो संख्या एग्जाम में पूछ लेता है, तो अब इन रेखाओं की संख्या पूछेगा ना, या इन वृत्तों की संख्या, तो इन रेखाओं की संख्या कितनी है? देखिए, अब इधर हुआ 90, ऊपर 90, बीच में जो 0 डिग्री है, अब प्लस 1 होगा ना, अब प्लस नीचे 90। लेकिन अब इसमें रेखा पूछ रहा है, तो रेखा पूछेगा तो समझ लीजिए कि ये तो बिंदु है, ये वाला जो 90 डिग्री पे है वो बिंदु है, तो उसको -1 कर दीजिए। फिर दक्षिणी ध्रुव वाला -1 कर दीजिए, तो आप जोड़ेंगे तो 179 हो जाएगा। इसको ये रेखा मानी जाएगी, यहाँ हो जाएगी 7 नहीं 8 9, फिर ए वाली हो जाएगी 8 9 और +1, इसको जोड़ेंगे जब तो 7 9 हो जाएगा। और जब इसको अगर वृत्त पूछे कि नहीं जैसे अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, तो पूरा जोड़ दीजिए, तो 181 आ जाएगा। फिर क्योंकि ये वृत्त का निर्माण करते हैं, बिंदु हैं फिर भी वृत्त का निर्माण कर लेते हैं, इसको मतलब कि मैं समझा दिया आप लोगों को। बाकी अगर रेखा के बारे में पूछेगा तो 89 189 179 इसका आंसर हुआ। अब देखिए, अब इसी में आप लोगों को, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे कि
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब ऐसे हो गए रेखाएं। तो अब इनके बीच की दूरी पूछेगा, दे देता है। इनकी बीच की दूरी हुई 111 किलोमीटर मानी जाती है। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ये बिल्कुल 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। बाकी मैंने बता दिया कि ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं फिर दूसरा एक और पेज लूँगा। अब मैं थोड़ा सा संक्रांति के बारे में पढ़ा दूँ। विषुव एक होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सूर्य क्या होता है कि ये 23.5 डिग्री, जब सूर्य की किरण, ये रहा सूर्य, या सूर्य जब लंबवत रहता है बिल्कुल विषुवत रेखा पर, तो इसको बोलते हैं विषुव। आज जब सूर्य आ, कर्क रेखा पे रहता है या मकर रेखा पे रहता है, इसको बोलते हैं संक्रांति। तो अब जब कर्क रेखा पे रहेगा तो कर्क संक्रांति, और जब मकर रेखा पर रहेगा मकर संक्रांति, संक्रांति। अब देखिए, कर्क संक्रांति जानते होंगे 21 जून को। अभी आज 25 तारीख है, 4 दिन पहले। यानी कि कर्क संक्रांति का मतलब कि सूर्य का कर्क रेखा के लंबवत होना। मकर संक्रांति होती है ये दिसंबर में होती है, 22 दिसंबर को। तो उस दिन सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के लंबवत हो जाता है 22 दिसंबर को। इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। अब देखिए, विषुव, तो विषुव भी दो होते हैं। एक होता है शरद विषुव, शरद मतलब सर्दी, जब ठंड आने वाली हो। और एक होता है बसंत, वसंत विषुव। अब शरद विषुव कब? तो 23 सितंबर को। अब ऐसा होता है कि सूर्य 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पे, विषुव का मतलब विषुवत रेखा पे, और संक्रांति का मतलब कि कर्क या मकर रेखा पे। तो विषुवत रेखा पे 23 सितंबर को जब सूर्य लंबवत हो जाता है तो उसको बोलते हैं शरद विषुव। और जब 21 मार्च को, 21 मार्च को, 21 मार्च को जब सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत हो जाता है तो उसको बोलते हैं बसंत, बसंत विषुव। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि। बाकी मैंने पूरा इधर बता दिया। अब फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर। अब पृथ्वी को देखिए, हमने पृथ्वी को तो ऐसे विश्वत में 2 भागों में बांट दिया, लेकिन अब हमको पृथ्वी को इन 2 भागों में भी तो बांटना है। जब इन 2 भागों को बांटेंगे, जब हम पहले प्रदीप्ति रेखा बोल रहे थे, प्रदीप्ति रेखा बता रहे थे ना कि इधर रात होगा या इधर दिन होगा, ऐसा करके। तो अब ऐसे ही इनको जो बांटेंगे तो उसको बोलते हैं देशांतर।
अब देखिए देशांतर। बाकी मैं एक चीज़, ये ठीक है, बाद में बताऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि अब 23.5 डिग्री पे कौन कौन से देश लगेंगे, कौन कौन से मतलब देशों का नाम पूछ लेता है, या ऑप्शन में देता है कौन सा देश, या विषुवत रेखा पे कौन सा देश, मकर रेखा पे कौन सा देश, या भारत में राज्यों के भारत में जैसे कि भारत के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूछ लेता है कि कर्क रेखा है जो भारत से गुजरती है, कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका जब मैप अध्ययन करते रहेंगे तो फिर हम बताएंगे, बाद में बताएंगे, तो उसमें जाके समझ में आता है। एक बात और ख्याल कीजिए आप लोग कि जो भी वीडियो देख रहे हो या इससे पढ़ रहे हो, इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप लोगों के पास एक विश्व का मैप होना चाहिए, तभी ये वीडियो कारगर होगी, नहीं तो फिर मेरा वीडियो किसी काम की नहीं निकलेगी। अगर आप विश्व मैप नहीं देखेंगे, उस पर मैं जब पढ़ाते रहूँ तो आप थोड़ा बहुत देखते रहिए, उसका समझ रखिए, तब जाके आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ज्योग्राफी समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर आप अगर विश्व का मैप नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप ज़रूर ऐसा कीजिए। अपने अपने लिए कीजिए, हमारे लिए मत करिए, अपने लिए करिए। बाकी अब हम देशांतर पढ़ते हैं। हम नए पेज ही ले लेते हैं। देखिए, अब पृथ्वी ऐसे है गोलाकार की, इसको दो भागों में बांट दिए। इसको बोलेंगे वैसे ही पश्चिमी गोलार्ध। अब इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध नहीं दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। दिमाग कभी कभी इधर से उधर सोचने लगता है। हाँ, ये पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध, पूर्व पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध। अब इसको जो है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। देशांतर का मतलब देशों में अंतर। अब ये जो होती है, अब यहाँ से लेके जो, अब यहाँ से हम ऐसे खींचना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे करके ये 180 तक जाती है। ये रेखा 180 तक यहाँ जाएगी, 180 यहाँ तक जाएगी। लेकिन क्या मतलब कि ये उसकी तरह यहाँ बिंदु बना देती है? नहीं, इसका आकार ऐसे रहता है। मैप जब देखेंगे हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये पूरा मैप है, तो ये रही देशांतर। तो ऐसे ये पूरा विश्व का मैप है। तो अब ये देखिए पूरा विश्व का मैप है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, आपको मैं देशांतर दिखा रहा हूँ। तो ऐसे कटी रहती है, तो इसको पूरे को क्या करते हैं ना, थोड़ा एक नया पेज लेने में ही आपको समझ में आएगा। अब यहाँ हम 0 डिग्री मान लेंगे। 0 डिग्री, 1 2 3। अब यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री तक, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री तक। तो क्या होता है कि पूरे बोलते हैं ना, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। तो यहाँ से 180 डिग्री, और प्लस यहाँ से 180 डिग्री, 360 डिग्री हुआ ना।
180 जोड़ने पे 360। तो जो पृथ्वी गोल है तो अपना घूर्णन करती है तो 360 डिग्री घूर्णन करती है। तो उसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जब 360 डिग्री कर रही है तो जो देशांतर है वो 360 ही मतलब भागों में बटा हुआ है। एक देशांतर मतलब कि एक डिग्री पे है। तो अब देखिए, अब इस पे ये तो एक लंबवत भाग हुआ, समझ में आ रहा होगा। लेकिन वैसे ही जब पृथ्वी पे काटते हैं ना तो अपना आकार ऐसे ऐसे करने लगती है, थोड़ा सा परवलय करने लगती है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि ये उत्तरी ध्रुव है, वहाँ से जब ये 0 डिग्री पे काट रखा है देशांतर, यहाँ पे है ना 0 डिग्री पे। अब इसके बाद इसने अपना कर्व कर करके ये पूरा का पूरा 180 डिग्री पे चली जाती है। तो ऐसा होता है कि जो ये 180 डिग्री जो है यहाँ वाला 180 डिग्री यहाँ यहाँ पर भी, और यहाँ पे ये जब पूरा का पूरा जब पृथ्वी को परवलय करती है ना तो एक वृत्त बना देती है। तो यहाँ पे ऐसे जैसे कागज है ना, तो थोड़ा सा उसको गोल बनाइएगा तो जुड़ जाता है ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग ये वाला भाग। आप थोड़ा सा उसको बेलन आकार का बनाइए, मोड़ेंगे तो ये जुड़ जाता है। तो 180 डिग्री यहाँ, ये दोनों एक ही 180 डिग्री है। और एक पीछे का भाग तो 180 डिग्री बना देता है, लेकिन जब हम फ्रंट का भाग देखते हैं तो वो 0 डिग्री रहता है। तो दोनों ये एक ही है। तो इसीलिए अब ये मत कहिएगा कि अब सर 180 डिग्री इधर कर दिए, 180 डिग्री इधर कर दिए, एक इधर, एक इसको मान लिए। इसको नहीं मानते। 180 डिग्री पीछे वाला दिखा देता है, ये 0 डिग्री जो है वो सामने वाला दिखा देता है। तो इसको जोड़ने के बाद 360 डिग्री ही होता है, नहीं तो फिर मेजरमेंट गलत हो जाएगा। ये समझा मतलब कि मैप ऐसा मानचित्रण करने पे ऐसा दिखाया जाता है और देखने में ऐसा ही आता है। बाकी इसकी संख्या है 360 डिग्री, 360 देशांतर की संख्या 360 है। अब देखिए, अब इसका ऐसा भी है कि मैंने यहाँ बताया कि ये इधर ध्रुव के पास जुड़ने लगती है, और और यहाँ विषुवत रेखा के पास यहाँ पे थोड़ी सी फैली रहती है। तो जो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है ये भी 111 किलोमीटर होती है। इनके बीच की दूरी, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। लेकिन विषुवत के पास ज़्यादा दूरी होती है। अब ध्रुव के पास धीरे धीरे जाके सिकुड़ने लगती है तो इसकी दूरी कम होने लगती है। इसी 111 किलोमीटर दूरी को या इसी बीच के दूरी को हम गोरे कहते हैं, गोरे कहते हैं। अब बाकी जब इसको ऐसे, ये तो हो गया देशांतर। और जब हम नहीं अक्षांश, ये हो गया देशांतर। जब हम इसको ऐसे काटते हैं, दूसरा पेज कह रहे वो पेन ले लेता हूँ। तो जब ऐसे बना देते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रिड। और देशांतर गोरे किसको बोलते हैं, तो इस वाले इसके बीच की दूरी को जो भी है इसको बोलते हैं गोरे। देशांतर के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ग्रिड क्या है, गोरे क्या है। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा, अब इसमें समय की गणना की जाती है जो कि एनडीए में खास तौर से यहीं से क्वेश्चन उठा उठा के पूछता है। बाकी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ से आते हैं, जो मैंने 0 डिग्री बताया था, 0 डिग्री बताया था, इसको जब हम समय की गणना करते हैं, समय की गणना करते हैं तो इसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीन विच मीन टाइम, टाइम, या इसी को बोलते हैं ग्रीन ग्रीनविच यामोत्तर। अगर हिंदी में नहीं जानते हैं तो फिर पता चलता है कि
याम्योत्तर। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो पता चलता है कि अगर वो हिंदी में लिखा रहता है तो हम उसको समझ ही नहीं पाते, ना हमें फिर इंग्लिश समझ में आती है ना हिंदी समझ में आती है। फिर हम जानते रहते हैं उस कॉन्सेप्ट को, अरे फिर भूल जाते हैं। तो मैं जो 0 डिग्री बता रहा था देशांतर को, जब हम समय का अध्ययन करते हैं तो हम इसको बोल देते हैं क्या, ग्रीनविच यामोत्तर, ग्रीनविच मीन टाइम या प्रमुख यामोत्तर। अब इसकी संख्या कितनी है, तो 360। अब देखिए, अब पूरे विश्व को, जिस पूरी पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है, तो क्या करते हैं कि हम इसको 360 डिग्री में तो बांटेंगे ही बांटेंगे, 0 से लेके 180। तो हम इसको क्या करते हैं कि 24 जोन में अपने सुविधा अनुसार, जोन क्यों, 24 जोन में बांटते हैं। 24 जोन क्यों, तो इस समय निर्धारण के लिए। समय निर्धारण या लोकेशन या कोई सीमा का निर्धारण करना हो तो भी ये कार्य करता है। बिल्कुल, मतलब ये सभी यंत्र के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए ये पूरा का पूरा काम करता है। तो इसी के लिए ये इसका 24 जोन में बांटा गया है। या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हुई या अंतर्राष्ट्रीय और भी कार्य हुए उसके लिए, या दिन रात का मतलब कि AM PM के लिए, इसके लिए ये 24 भागों में, 24 जोनों में बांटा गया है। अब देखिए पृथ्वी जो है ना घूर्णन करती है तो 4 मिनट में एक देशांतर करती है। मैं इस 24 जोन को बता देता हूँ। 24 जोन 24 घंटे, 24 जोन 24 घंटा। एक जोन के बीच की दूरी 1 घंटे में। पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर, 4 मिनट में एक देशांतर घूम जाती है। क्या घूर्णन करती है, गोल है तो घूर्णन करती है अपने अक्ष पे। तो वैसे ही 15 मिनट में, अब दोनों में 15 मिनट में नहीं, 60 मिनट में। इसमें 15 से गुणा कीजिए, 60 मिनट। इधर भी तो बराबर में 15 से गुणा करेंगे ना, तो 15 देशांतर। यानी कि अब 60 मिनट कितना को बोलते हैं, 1 घंटा को। 1 घंटा में पृथ्वी 15 देशांतर घूम जाती है। 15 देशांतर घूम जाती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, या 360 देशांतर भी घूम जाती है 24 घंटे में। अगर 15 का 24 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। 360 डिग्री घूम जाती है। अब देखिए क्या है कि अब मैं अगले पेज पे आऊँगा तो ही समझ में आएगा। अब देखिए ये रहा पूरे के पूरे विश्व का मैप है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना विजुअलिटी बढ़ा लीजिएगा, 360 से 480 पे कर लीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा। पूरे विश्व में कितने महादेश हैं या महाद्वीप हैं, तो वो हैं 7। देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। ये सातों को यहाँ पे दे रखा है। तो अब क्या है कि हम इसी में अपने भारत को देखेंगे, तो हमारा भारत यहाँ पे पड़ता है। इसको रेड से करूँगा तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं
उनके लिए है। बाकी जो पुराने हैं उनको तो थोड़ा बहुत अनुभव है। आप अफ्रीका को देख रहे होंगे, दक्षिण अमेरिका दिख रहा होगा, उत्तर अमेरिका दिख रहा होगा, यूरोप देख रहा होगा, एशिया भी दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका अपने मैप में भी देखिए। मैप में आप एटलस की बुक ले लीजिए, एटलस की एक बुक आती है मैप की, उसको ले लीजिए। तो उसमें आपको बिल्कुल विश्व का मैप या भारत का मैप सब कुछ दिखेगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से दिखेगा। तो मैं यहाँ समय का बता रहा था। तो अब देखिए, जो अब यहाँ पे GMT मैं बता रहा था, 0 डिग्री देशांतर, ये यहाँ पे बहुत छोटा सा दिख रहा है, 0 डिग्री देशांतर। ये रही, ये कहाँ से गुजरती है? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन बोले या इंग्लैंड बोले, एक ही बात है। तो जो वो एक समय था, जैसे कि 1980 का, 1880 का, 1880 में ऐसा हुआ कि वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है, उसकी राजधानी है यहाँ पे एक गोष्ठी हुई या सम्मेलन हुआ। वहीं उसी सम्मेलन में जो 0 डिग्री देशांतर है, इसको ग्रीन विच मीन टाइम GMT माना गया, और इसी को 0 डिग्री माना गया। यहीं से समय का निर्धारण हुआ। अब निर्धारण में ऐसा हुआ कि यहाँ से इधर 12 घंटा और यहाँ से इधर 12 घंटा मान लिया गया। अब इसके बाद से क्या हुआ कि इनको अब एक एक घंटा के अंतराल पे, यानी कि 15 डिग्री पे, 15-15 डिग्री पे, यानी कि पृथ्वी एक घंटा में या 15 डिग्री में क्या होता है कि जैसे कि एक घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है। तो अब इसी को 15 डिग्री के आधार पे जोनों में बांटा गया, जोन निर्धारित किए गए। उस जो रेखा खींची गई ना, इसी रेखा के आधार पे अपने अपने देश में सभी देशों ने, जो भी विश्व में सभी देश हैं लगभग, अपना समय का निर्धारण करना शुरू कर दिए। वैसे भारत में भी हुआ। तो भारत में ऐसा हुआ कि ये भारत में इलाहाबाद नैनी में इसका निर्धारण किया गया। वो कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी। मैं आपको बता दिया कि ये रहा ना, भारत। मैं कलर कर रहा हूँ, ये रहा इंग्लैंड। अब यहाँ से हम इधर बढ़ते हैं, तो जो ये रेखा आती है वो पता चलता है कि 15 के गुणक पे ना आके थोड़ा सा आगे 82.5 डिग्री पे, फिर उसको 15 को 2 भागों में बांटा गया, तो 7.5 करके, तो इंडिया में 82.5 डिग्री पे बना। जो बताया जाता है कि इस ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि सूर्योदय इधर से होता है। आप लोगों को पता होगा कि सूर्योदय इधर से होता है। तो अब पहले सूर्य इधर से प्रकाश आता है, तो इंडिया इस ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। इसीलिए जो 5.5 घंटा है उसको प्लस में लिखते हैं, और जब इधर का जो समय है इसको माइनस में लिखेंगे। अगर कहीं 5.5 घंटा, अगर मान लीजिए कि अगर इधर ग्रीनलैंड में पड़ रहा है, तो इसको बोलेंगे 5.5 घंटा माइनस में है, तो 5.5 घंटा पीछे है। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी फिर मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूँ। ये रही ग्रीनविच मीन टाइम। ये ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से होकर जाती है? तो यहाँ पे है एक ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ग्रीनलैंड सागर है, ग्रीनलैंड सागर है। फिर यहीं पे ये नॉर्वे है, नॉर्वे है, यहाँ पे उसके बगल में नॉर्वेजियन सागर है।
अब इन दो जगहों से तो होके गुजरती है। इसके बाद फिर इंग्लैंड तो है ही, यहीं से 0 डिग्री माना गया, तो फिर इंग्लैंड हुआ। इंग्लैंड, इसके बाद फिर फ्रांस, फिर अफ्रीका में आ जाती है। और फ्रांस के बाद अफ्रीका में, अब फ्रांस में, नहीं, फ्रांस के बाद फिर अल्जीरिया में। अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। फिर माले, फिर बुर्किना फासो, घाना, इतने देशों से होकर गुजरती है। और फिर इसके बाद दक्षिणी उसमें आ जाती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ये रहा ग्रीनविच मीन टाइम का एग्जैक्ट किस किन किन सागर से या किन किन महासागर से किन किन देशों से होकर जाती है, मैंने इसको बता दिया, क्योंकि कम कम देश थे तो इसीलिए मैंने बता दिया। अब बाकी जो एक यहाँ पे 180 डिग्री वाला है, तो ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट में सीधा नहीं है। ये सीधा नहीं होके थोड़ा सा ऐसे 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 करके है। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे देखिए, ये इसको दे रखा है, मैंने बताया ना, थोड़ा सा कटा पिटा है। ये क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि एशिया अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप हैं उनको बांटने के चक्कर में ऐसा करना पड़ा। तो इसमें जो यहाँ पे है तो चुकची सागर है, उससे फिर इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बोरिंग जल संधि नहीं, बेरिंग जल संधि। इसके बाद से फिर ये वाला जो पूरा भाग दिखता है, ये प्रशांत महासागर का है। तो प्रशांत महासागर, ये कि फिजी और न्यूजीलैंड फिर अगल बगल में है, जैसे न्यूजीलैंड है यहीं पे फिजी है, तो इनसे भी होके गुजरती है, मतलब बिल्कुल पास से होके गुजरती है। जबकि ये लोग, ये जो देश हैं, ये ओशनियाई कंट्री ऑस्ट्रेलिया के देश कहलाते हैं। बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ, फिर कल से मैं यहीं से शुरुआत करूँगा। ये पूरा अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। एनडीए में लगभग लगभग यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल लगभग एनडीए में क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता है। तो हो सकता है मैं फिर से कल इसको, जो जोन है, टाइम है, कितने देशों में कितने जोन में बटा हुआ है, तो उसको मैं कल बता दूँगा। थैंक यू दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग थोड़ा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, थैंक यू। आप लोग थोड़ा वीडियो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। थोड़ा वीडियो कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट भी कर दीजिए।